हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जानेंगे 7 क्लास का हिस्ट्री। न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से हम लोग। तो आप लोग का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल Z01 पे। इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि 7 क्लास के NCERT में हिस्ट्री में कौन कौन सा सिलेबस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर हम लोग का है कि प्रारंभिक कथन है हम लोग का हजारों वर्षों के दौरान हुई परिवर्तनों की हड़ताल। दूसरा हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि एक मिनट दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि राजा और उसके राज। तीसरा हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे दिल्ली और 12वीं से 15वीं शताब्दी तक, यानी जो चर्चा हुआ है दिल्ली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन आया, बाबर आया, मुमताज़ आया, शाहजहाँ आए, अकबर आया, ये सब के बारे में डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। चौथा है कि मुग़ल के बारे में कि मुग़ल आया, मुग़ल के बाद कौन कौन आया। मुग़ल का चर्चा जो दोस्तों 16वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक इसमें दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एक मिनट हाँ, 5वां चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जनजातियों खानाबदोश और एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि समुदाय, यानी कि जनजाति, यानी कि उनकी जो जाति होती थी दोस्तों, वो एक जगह से दूसरी जगह खानाबदोश, यानी कि एक जगह से किस तरह लोग बसे, कहाँ बसे, कैसे लोग पहले रहते थे, कैसे नहीं रहते थे। यानी कि वर्तमान के जीवन से अभी हम लोग आने वाली पीढ़ी को भी कहने जाए कि वर्तमान के जीवन जो चल रहा है, तो बीते हुए काल को भी हम इससे डिनोट किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, छठा चैप्टर है ईश्वर से अनुरोग, यानी कि ईश्वर से हम लोग, यानी कि ईश्वर क्या थे, के पहले कौन से भगवान आए, कौन से नहीं आए। उसके बाद 7वां चैप्टर है क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण, यानी कि क्षेत्रीय, यानी कि क्षेत्र का हमें संस्कृति रीति पूजा पाठ का निर्माण कैसे हुआ, कौन सा अनुष्ठान था, धर्म था, ब्राह्मण था, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। और 8वीं में है कि 18वीं शताब्दी में नए राजनीय गठन, यानी कि 8वीं शताब्दी में हम लोग को पढ़ेंगे कि नए राजनीति का गठन किस प्रकार हुआ है। देखिए दोस्तों, 7 क्लास के NCERT में हिस्ट्री में मात्र 8 ही है, 8 चैप्टर ये न्यू NCERT के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें 2 चैप्टर मैं अलग से लाया हूँ, एक शासक और इमारत और एक नए व्यापारिक और शिल्प जन। ऐसे तो ये ओल्ड NCERT का चैप्टर है, क्योंकि इसमें जो है ना, हमारे बिहार सरकार ने ये दोनों चैप्टर को ही हटा दिया गया है। लेकिन मैंने सोचा नहीं, जब पढ़ रहे हैं तो दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको भी ऐड कर दिया है। तो चलिए समय को व्यर्थ बिना किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए एक नोट टाइप का बना के रखा है, क्योंकि अगर बुक को लेकर के आ जाता तो आप लोग बोलते क्या सर क्या लेके आ गए। इसीलिए मैंने क्या किया है, पूरा जितना सिलेबस है ना, सबका नोट टाइप का मैं लेकर के आया हूँ, मेन चीज़, ताकि आपको कम समय में बेहतरीन चीज़ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर क्या था, चलिए देखिए पहला क्या था, प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुई परिवर्तनों की हड़ताल, यानी कि 1000 वर्षों से, यानी कि 1000 वर्षों में क्या क्या परिवर्तन हुआ उसके बारे में हम लोग डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत का जो मानचित्र है ना, उसमें यानी कि उसको नक्शा बनाया 2 आदमी आया, ठीक है। पहला में दिया गया था कि भारत का नक्शा कौन बनाया गया था। जाहिर सी बात है, पहले तो लोग एक
सुई की मदद से समुद्र की यात्रा करते थे, कौन से डायरेक्शन में जाते थे, कहाँ जाना, अगर उसको जाना हो तो एक सुई को लेते थे और उसको उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण की दिशा में वो सुई झिलमिलाती थी तो पता चलता था कि इधर उत्तर इधर दक्षिण है। बहुत सारे जहाज़ों को इससे समय का ज्ञात होता था। लोग पहले सूर्य को देखकर भी समय को ज्ञात कर लेते थे। लेकिन समय बीतता गया और दो वैज्ञानिक आए। पहले का नाम था अल इनरिसी और दूसरे का नाम था गुइलेम द लिस्ले। ठीक है, तो चलिए इसमें दो मानचित्र बनाया। पहला जो मानचित्र बनाया था उसमें क्या था कि वो भूगोल बताता था। ठीक है, दूसरा मानचित्र जो बनाया वो मानचित्रकार था। तो चलिए इसमें पहला हम लोग जानते हैं, अल इनरिसी के बारे में जानते हैं। पहला दोस्तों ये तो कहाँ का रहने वाला, ये तो पहले अरब का रहने वाला था और ये भूगोल वेता था, नहीं कि भूगोल का वैज्ञानिक था ये। लेकिन इनको भूगोल के बारे में ज़्यादा जानकारी था, ठीक ना। लेकिन थे तो आखिर इतिहासकार ही थे ये। इन्होंने भी सोचा चलो हम भी थोड़ा मानचित्र के बारे में खोज खबर कर लेते हैं। ये रहने वाला था, अरब का रहने वाला था, भूगोल वेता था। 1454 में ये पहला मानचित्र बनाया था। 1454 यानी कि 1454 में, 1400 नहीं 1154, थोड़ी मिस्टेक हो गई। हाँ, ये क्या किया था, 1154 में अपना पहला मानचित्र ये बनाया था। ठीक है, 1154 में पहला मानचित्र ये बनाया था। क्या लिखा है, बोलता है दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा, यह एक हिस्सा था, यानी कि दुनिया का बड़ा मानचित्र था ना उसका एक हिस्सा था। यह भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज हम उत्तर भारत एवं श्रीलंका का द्वीप देखते हैं। यानी कि दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज हम श्रीलंका का द्वीप देखते हैं। श्रीलंका था क्या, ऊपर था पहले और दक्षिण भारत नीचे था। जाहिर सी बात है आज हम लोग श्रीलंका कहाँ देखते हैं, दक्षिण की ओर देखते हैं, लेकिन श्रीलंका पहले उत्तर में था और अब जो आ गया है वो दक्षिण में आ गया है। ठीक है, और क्या बोलता है कि जगहों के नाम अरबी में दिए गए थे। देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है अरब में रहने वाला व्यक्ति था और वो तो जगह का नाम अरबी में ही देगा। जैसे कि हम लोग इंडियन हैं तो ज़्यादातर हम लोग इंडिया में क्या बोलते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं। तो कोई भी अगर इंडिया से वैज्ञानिक आएगा तो बोलबे करेगा कि नहीं हम लोग इंडियन है तो हम लोग अपना पुस्तक हिंदी में ही लिखेंगे, जाहिर सी बात है। और बोलता है इसमें कि इसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। यानी कि भूमि से समुद्र, यानी कि जो उपमहाद्वीप है ना उसको भूमि से समुद्र दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है, अब आता है दूसरा वैज्ञानिक। पहला तो मानचित्र हम लोग पढ़ लिए कि वो अरब का रहने वाला था, भूगोल बेहता था। 1454 में सॉरी मिस्टेक बार हो रहा है, 1154 में वो आया, भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया, मानचित्र बनाया। अब दूसरा है गुइलेम द लिस्ले, ये फ्रांस का रहने वाला था। कहाँ का, फ्रांस का रहने वाला था। ये भी मानचित्रकार था। 1720 में ये आया था, कितना में, 1720 में आया था। 18वीं शताब्दी में ये आया था। 1720 समय क्या था, 18वीं शताब्दी, आप लोग जानबे करते हैं कि समय को अगर शताब्दी बदलने के लिए उसको क्या किया जाता है, एक साल प्लस ऐड कर दिया जाता है तो हो जाता है। यह मानचित्र 2 यानी कि इसका वाचित्र कर रहा है, मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था। यानी कि ये मानचित्र बनने से बाद, यानी से पहले 600 वर्ष बाद बनाया। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इसी नक्शे का इस्तेमाल करते थे। अब बोलता है इसमें कि यूरोप का जितना व्यापारी था
ये नक्शे का उपयोग नहीं करता था क्या, इसका उपयोग करता था। वो आया, इसी का उपयोग करने लगा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह माल अगर पहुंचाना है, कोई भी सामान वगैरह जहाज़ों में, बड़े-बड़े जहाज़ों में लोड करके तो आता था वो। और यही जो है गुइलिंग द लिस्ले का ही मानचित्र का उपयोग किया जाता था। देखिए दोस्तों, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ मैंने लिखा है, जो व्यक्ति मानचित्र नक्शे बनाता है उसे मानचित्रकार कहते हैं। यानी कि जैसे कि जो व्यक्ति गाना गाता है तो क्या बोलते हैं उसको, हम लोग कलाकार बोलते हैं, आर्टिस्ट बोलते हैं। जो व्यक्ति अगर जैसे कि संगीत गाता है, संगीतकार बोलते हैं। वैसे ही ये व्यक्ति मानचित्र बनाता है, उसको मानचित्रकार कहते हैं हम लोग। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा जो आता है दोस्तों, अब देखिए एक आता है मिनाज ए सिराज, यानी कि एक राजा आ जाता है इसमें, जिस राजा का नाम था मिनाज ए सिराज। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या करता है। इन्होंने जो है ना हिंदुस्तान को, यानी कि जितना भी इसमें आएगा ना राजा महाराजा, वो लोग जो है ना हिंदुस्तान को विभिन्न रूपों में इसका वर्णन करेगा। तो मिराज ए सिराज क्या बोलते हैं कि हिंदुस्तान के बारे में, कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, और प्रयोग से किया था तो वहाँ का क्या राय था, क्या चीज़ के बारे में, यानी कहना जाए कि हिंदुस्तान को किस चीज़ों में वो लोग परिवर्तन किया था, कि वहाँ की क्या चीज़ को देख करके। जाहिर सी बात है, को अगर कहीं पे आएगा तो किसी की चीज़ को देखेगा तब ना, कि हाँ वहाँ का रहन सहन अच्छा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, जलवायु कैसा है, वहाँ का व्यक्ति लोग कैसा है। यानी ये लोग उनकी देख करके प्रयोग किए थे कि वहाँ क्या क्या है। तो आशय पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से इन्होंने हिंदुस्तान का वर्णन किया था। यानी कि ये लोग देखे थे क्या, कि गंगा जो है, गंगा है, यमुना है, हरियाणा है, पंजाब है, यानी ये यही शहर को देख करके इन्होंने क्या किया था, इसका प्रयोग किया था कि हाँ हिंदुस्तान में ये शहर है। ठीक है, और क्या बोलता है कि राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया गया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यानी कि राजनीतिक अर्थ में जब देखा जाए इसको, तो ये सब क्षेत्र क्या आते हैं, ये सब क्षेत्र जो वो हम लोग बोले हैं, क्या था, पंजाब था, हरियाणा था, गंगा था, यमुना था, ये सब क्षेत्र जो है दिल्ली के सुल्तान के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए मिनाज ए सिराज ने एक पुस्तक लिखी। ठीक है, जिसका क्या नाम था, इसका देखिए नाम हम यहाँ लिख देते, ठीक ना, काते न, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। ओह सॉरी दोस्त, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो चलिए एक मिनट। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे, मिनाज ए सिराज ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का क्या नाम था, इसे दिख तो ना रहा है, मैं लिख देता हूँ। उस पुस्तक का नाम था, एक मिनट, तबकाते नासरी। उस पुस्तक का नाम नाम था तबकाते नासरी। ने मिनाज ए सिराज ने एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और बाबर ने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था बाबरनुमा या फिर तुजुके बाबरी। यानी कि दोनों वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपनी अपनी पुस्तक में वर्णन किया कि हिंदुस्तान कैसा था। बाबर ने भी किया। बाबर का आप लोग तो अर्थशास्त्र जानबे करते नहीं, उसका चाणक्य का अर्थशास्त्र,
उसमें भी तो बाबर का जिक्र किया गया है। अब देखिए बाबर आते हैं और बाबर देखते हैं हिंदुस्तान शब्द का वर्णन किस तरह करते हैं। बाबर कब आता है? 16वीं सदी में, ठीक है, 16वीं सदी में बाबर आता है, 16वीं सदी में। और उसने हिंदुस्तान को किस प्रकार वर्णन किया, चलिए देखते हैं। उसने हिंदुस्तान का वर्णन किया उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करते हुए किया। यानी कि उपमहाद्वीप में जैसे कि उपमहाद्वीप में जितने भी पशु पक्षी है, वहाँ का जलवायु है और वहाँ का निवासी जो कि वहाँ व्यक्ति लोग बसते हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है, उन्हीं को देखते हुए बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। फिर इसी के यानी कि 16वीं शताब्दी में तो बाबर आया था ही, 16वीं शताब्दी में, ठीक है। उसके बाद जब 14वीं शताब्दी आता है ना, तो एक कवि आता है जिसका क्या नाम था? अमीर खुसरो। इसका क्या नाम था? अमीर खुसरो। इस कवि का नाम अमीर खुसरो था, ठीक है। ये जब आते हैं तो इन्होंने कुछ कहा ना, सिर्फ ये क्या बोल दिए कि हित के ही कुछ समान था। यानी कि इन्होंने हिंदुस्तान का वर्णन नहीं किया, यानी कि जैसा बाबर ने बोला ना, बस उन्हीं को सिर्फ मान लिया और कुछ बोला गया था नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागार में रखा जाता है। यानी कि जो हम लोग तात्पर्य, यानी कि जिसका जो चीज़ स्रोत होता है इतिहास को जानने के लिए, इतिहास का स्रोत तो विभिन्न प्रकार का है, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, सिक्का हो गया, मूर्ति हो गया, भवन हो गया, वस्तु हो गया। उसी प्रकार का पांडुलिपि होता है। पांडुलिपि को कहाँ रखा जाता है? पुस्तकालय या फिर अभिलेखागार में रखा जाता है। इतिहास को जानने के लिए विभिन्न स्रोत के लिखल है, सिक्का, शिलालेख लिखल है, स्थापत्य लिखल है, भवन लिखल है, निर्माण कला, लिखित सामग्री। यानी इतिहास को जानने के लिए ये सामग्री का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला जाता है कि ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित करके रखा जाता है। यानी कि ऐसा स्थान जहाँ की दस्तावेज और पांडुलिपि को भी संग्रहित करके रखा जाता है, उसी को अभिलेखागार कहते हैं, ठीक है। अब बोलेंगे कि सर कि दस्तावेज क्या होता है? कि जो चीज़ लिखित रूप में जानकारी हम लोग को मिलती है ना, साक्षात लिखित रूप में, उनको रखा जाता है। सिक्का वगैरह, यानी कि जितना चीज़ जो लिखा जाता है ना, वो अभिलेखागार कहलाता है। संग्रहित करना यानी कि इकट्ठा करना हो जाता है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, यानी कि छोटे छोटे चित्र को मिनिएचर कहा जाता है। जो कि छोटे वस्तु जो मिलती है ना, हम लोग का इतिहास का जितना छोटे छोटे वस्तु खोजता है ना, उसको मिनिएचर कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड तो हो गया तीसरा। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि आप देखिए, यानी कि यहाँ पे पूछा जाएगा कि समकालीन पूछेगा कि किसका कौन समकाल था। तो हम लोग आपको दो गो नाम बताते, ठीक है। एक तो जियाउद्दीन वर्नी लिख देते हैं, एक मिनट। जियाउद्दीन वर्नी, ठीक है। और दूसरा क्या था? अमीर खुसरो। बड़ा गजब गजब नाम का लेकिन वैज्ञानिक है। ये दोनों वैज्ञानिक पता है 14वीं सदी का था। कितना का था? 14वीं 14वीं सदी का आया था, ठीक है।
ये दोनों एक दूसरे का समकालीन है। आप लोग नोट्स पॉइंट में बना के लिख लीजिएगा कि ज़ियाउद्दीन वर्दी और अमीर खुसरो एक दोनों का समकालीन है। एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके कौन कौन समकालीन थे। ठीक है, चलिए अब ज़ियाउद्दीन वर्दी किस प्रकार ये भी आए थे, हिंदुस्तान का चर्चा किए थे। चलिए देखते हैं। ज़ियाउद्दीन वर्दी 14वीं सदी में आया था। ठीक है, पहला वृत्तांत पहली बार 1356 में इसने अपना वृत्तांत लिखा। वृत्तांत नहीं, बीता उस महीने की अपना इतिहास लिखा। ठीक है, बीते हुए समय को इसने लिखा। ठीक है, दूसरी बार इसके 2 वर्षों बाद लिखा था। दोनों में अंतर था। ठीक है, यानी कि दूसरी बार जब लिखा था इसके 2 वर्ष बाद, बोलता है कि 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। यानी कि 1971 में इतिहासकारों को इसके बारे में किसी प्रकार की जानकारी ही नहीं थी कि कोई चीज़ होता है, कोई वृत्तांत होता है। ये कहाँ कहीं दबा हुआ पड़ा मिला। तब इतिहासकारों को पता चला कि अरे उस जगह ये है। तब खुदाई उदाई किया तो वहाँ पे ये चीज़ मिला गया। चलिए आगे देखते हैं। बोला गया अब क्या है, यानी कि 2 शब्द आएगा इसमें। एक आएगा नस्तलीक लिपि और दूसरा आएगा शिक्षास्त्र लिपि। ठीक है, ये दोनों लिपि जो है इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। ये लिपि बाईं ओर से लिखा जाता है। ठीक है, और इसमें शब्द को क्या होता है कि जोड़ के लिखा जाता है और धारातर रूप में लिखा जाता है। ये उर्दू लिपि होता है। आप लोग में काफ़ी बच्चे उर्दू भी लिखते होंगे तो पता होगा उनको कि किस तरह ये उर्दू लिपि लिखा जाता है। ये जो शिक्षास्त्र लिपि जो है ना, ये बाईं ओर से लिखा जाता है। ये एग्जाम में बार पूछता है कि कौन सी लिपि किस ओर से लिखा जाता है। हाथ की ओर से, हाथ से कि हम लोग हिंदी लिपि लिखते हैं, उसी तरह शिक्षास्त्र लिपि दाईं ओर लिखा जाता है और नस्तलीक लिपि बाईं ओर लिखा जाता है। इसमें उर्दू शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया कि 700 से लेकर 1750 के बीच में कौन कौन सी नई प्रौद्योगिकी में दर्शन मिले। यानी कि 700 से लेकर 1750 तक में कौन कौन सी चीज़ों का परिवर्तन हुआ, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। पहला तो क्या था कि सिंचाई में राहत आया, कताई में चरखे आए, युद्ध में आग्नेयास्त्र का प्रयोग होने लगा। यानी युद्ध सब में बारूद वगैरह आ गया। बारूद कब आया? 14वीं सदी में। ठीक है, 14वीं सदी में बारूद आया। ठीक है, और बारूद उसके बाद फिर जाहिर सी बात है परिवर्तन जब होगा तो खाने पीने में भी परिवर्तन होगा। तो खाने पीने में क्या नहीं, खान पान में क्या आया था? आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी, ये सब चीज़ों में भी परिवर्तन आया था। उसमें ये सभी चीज़ मिलने लगी। पहले ये सब चीज़ था नहीं। लेकिन सिंचाई में राहत यानी कि एक कुआँ होता है। ठीक ना, उसमें क्या किया जाता है, रस्सी को लपेट दिया जाता है। यानी कि सिंचाई करने का सुविधा कुआँ के द्वारा किया जाता है। गूगल में आप लोग सर्च कीजिएगा तो आप लोग तस्वीर देख लीजिएगा तो अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला जाता है यहाँ कि इसामी की एक रचना थी, फुतुहाते उस सलातिन नामक पुस्तक में सर्वप्रथम रहस्य में सिंचाई का वर्णन मिलता है। यानी कि एक रचना है, ठीक है, जिसका नाम है फुतुहाते उस सलातिन। उस पुस्तक जो है ना, उस पुस्तक में ये रहस्य शब्द जो है ना, उसके बारे में डिटेल से जो है उसको चर्चा किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बोला राजपूतों का इतिहास 700 एक मिनट हाँ, राजपूतों का इतिहास 750 से 1200 के बीच रहा। ठीक है, राजपूत शब्दों के अंतर्गत आते हैं राजा, सामंत, सेनापति आते, सिपाही आते, सेवारत आते हैं। नहीं, ये सब जो है ना वो राजपूत शब्द के अंतर्गत आते हैं। यानी कि पहले क्या होता था कि जैसे जैसे समय बीतता गया,
राजा लोग समाप्त होते गए तो सिपाही लोग को भी लगता है कि यार हम भी राजा बने। तो एक ऐसा समय आया कि बोला गया था कि नहीं चलो क्या करते हैं, तुम लोग को भी उतना ही मान दिया जाता है। फैसला लेने का हक तो राजा को ही था, लेकिन उन लोग को भी मान दिया गया कि नहीं चलो तुमको भी हम राजा घोषित घोषित तो नहीं करेंगे, लेकिन तुम भी राजा की तरह जी सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा नहीं बचा है, मात्र थोड़ा सा ही बचा गया है, बस इसके बाद थोड़ा सा है हो जाएगा। आगे बोलता है किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से पर्यावास कहलाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो वहाँ पे निवास करता है उसका सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली जो होता है उसको क्या कहते हैं, पर्यावास। ठीक है, यानी जहाँ जो क्षेत्र में जो लोग रह गया उस जगह को आखिर कुछ तो हम लोग बोलेंगे, तो या इससे इतिहासकारों ने क्या किया, पर्यावास नाम रख दिया। चलिए दूसरा, जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा कराती थी जिसको जाति पंचायत कहते थे। यानी कि विभिन्न प्रकार का वहाँ जाति वाले व्यक्ति आते थे, वहाँ पे एक पंचायत होता था। वहाँ बोलता था को मैं ई जाति का हूँ, को वो जाति का है, सभी लोग आते थे अपनी जाति का विभिन्न प्रकार से वर्णन करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने बोला था ना कि समकाल पूछेगा एग्जाम में, समकालीन। देखिए दो व्यक्ति आए, मोहम्मद तुगलक, मिस्र के जियाउद्दीन उभरी। यानी कि दो व्यक्ति है, एक मोहम्मद तुगलक, एक मिस्र के जियाउद्दीन उभरी। ठीक है, दो व्यक्ति, ये दोनों एक दूसरे के समकालीन है। ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा कौन कौन समकालीन है, इस पे आप फोकस कीजिएगा। मिस्र के जियाउद्दीन उभरी की रचना। देखिए दोस्तों, इसका जो पुस्तक का रचना है ना बड़ा लंबा है, हम उसको अंडरलाइन करते कहाँ से है, लिख देखिए 1 मिनट, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, लिखा है, पुस्तक का नाम है मसालिक अल अब्रिक्स फी मसालिक अल अमरस। कितना लंबा नाम है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, रटने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि माना जाता है पढ़ाई जो है ना रटा नहीं जाता है। ठीक है ना, इसको आप लोग धैर्यपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, अब आता है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश में हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो व्यक्ति जहाँ जिस स्थान पर रहेगा वो तो अलग भाषा का प्रयोग कर भी करेगा। जैसे हम लोग बिहार में रहते हैं तो हिंदी बोलते हैं, कोई यूरोप में रहता है यूरोपियन बोलेगा, अफ्रीका में रहेगा तो अफ्रीकन बोलेगा, पंजाब में रहेगा तो पंजाबी बोलेगा, गुजरात में रहेगा तो गुजराती बोलेगा। वैसा ही 1700 कितना, 1 मिनट, और सही 1318 में कवि अमीर खुसरो ने यह तय कर दिया था कि हर व्यक्ति अलग अलग क्षेत्र में अपनी भाषा अलग अलग का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ लिखा है कि संस्कृत बोला, अमीर खुसरो ने बताया कि एक एक भाषा, एक यानी कि एक प्राचीन भाषा है संस्कृत, जिसे कि केवल ब्राह्मण लोग ही प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन मेरा कहना वैसा नहीं है कि दोस्तों कि जाहिर सी बात है जरूर नहीं कि संस्कृत सिर्फ ब्राह्मण लोग ही प्रयोग करें, ऐसा बात नहीं है। अगर ब्राह्मण लोग किया सिर्फ संस्कृत का प्रयोग करता ना, तो आज हम लोग 6 से लेकर 12 तक नहीं 10 तक में संस्कृत को रखा ही नहीं जाता। बोलता नहीं ब्राह्मण ही ये भाषा का प्रयोग करेंगे, वैसा कोई बात नहीं है। अब ये सब चीज़ हटा दिया गया है। अब जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही संस्कृत पढ़ सकता है, हिंदू का बेटा संस्कृत नहीं पढ़ सकता, या फिर मुसलमान का लड़का संस्कृत नहीं पढ़ सकता, वैसा कोई बात नहीं है। ये सब नियम को अब हटा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है कोई प्रभावशाली धनी अमीर व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे अन्य व्यक्ति को मदद या सलाह दे सकता है उसे संरक्षक कहते हैं। यानी कि इसका सरल भाषा में हम लोग बोलेंगे, कोई भी व्यक्ति हो, धनी हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, ठीक है, कोई भी जाति का, उसे कोई मतलब से किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो, ठीक है,
उसको संरक्षक कहते हैं। अगर आपसे कोई 2 रुपया मांगेगा, ठीक है, तो आप 2 रुपया उसको उधार दे देंगे, ठीक है, तो वो व्यक्ति आपको संरक्षक कराएगा, यानी कि मुसीबत के समय आप उसका काम आए, ठीक है, यानी उसको मदद किए, वो व्यक्ति संरक्षक कहलाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, बोलता है पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विभिन्नता नेता माना जाता है। यानी पैगंबर साहब जो है ना, उनका दामाद को अली, उनका दामाद का क्या नाम था? अली था। क्या था उनका दामाद का नाम? पैगंबर साहब के दामाद का नाम क्या था? अली था। दामाद, ठीक है, उनका दामाद का नाम था अली, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नया यूट्यूब चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आगे बोलता है इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते हैं। यानी इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म को नेतृत्व, यानी इस्लाम की धर्म जो मानता था पहले, उसको खलीफा कहा जाता था। सोच सकते हैं कैसा कैसा चीज आता है सब। अब यहाँ मुसलमान का कौन सा धर्म ग्रंथ है? यहाँ बोलता है मुसलमान का कौन सा है? हम लोग जो कुरान पढ़ते हैं ना, कुरान शरीफ, वो मुसलमान का धर्म ग्रंथ है। यानी कुरान जो व्यक्ति पढ़ता है, जरूरी नहीं कि मुसलमान ही करा, कुरान सबको पढ़ना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति किसी भी धर्म का, उससे कोई मतलब नहीं, जहाँ से शिक्षा मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, ठीक है। कुरान जो है वो मुसलमानों का ग्रंथ है। आगे देखते हैं, उलेमा धर्मशास्त्रियों या अन्याय शास्त्रियों होते हैं। यानी कि उलेमा है ना, उलेमा धर्मशास्त्री या फिर न्याय शास्त्री होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक बचा, यानी कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है। बोलता है कि 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 वर्गों में बांटा: हिंदुस्तान, मुस्लिम और ब्रिटिश सरकार। देखिए दोस्तों, अंग्रेज आए भारत पे, लगभग 150 से 200 वर्ष तक शासन किया। इसने क्या किया? वोट डालो, शासन करो, ये नीति अपनाई थी। और क्या किया? बहुत कुछ किया था। हिंदुस्तान को विभिन्न प्रकार से एकदम लूट मचा दिया। जाते जाते इसने 19वीं शताब्दी में क्या किया? 3 वर्गों में बांट दिया था। पहला हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश, अपने को भी शामिल कर लिया वर्गों में। चलिए दोस्तों, ये टॉपिक आज यहीं समाप्त करते हैं। एक चैप्टर तो आप लोग का हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और बताएं कि ये वीडियो में क्या क्या कमी रह गई है दोस्तों, कमेंट करके बताइए। इससे बेहतरीन आप लोग भी चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम पे इसका नोट्स दिया गया है, वहाँ से आप सजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप लोग दोस्तों इस चैनल को सपोर्ट करें।